इस कोर्स के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा? मैं डायरेक्टर हूँ उन प्रोग्राम्स के लिए जो इंग्लिश में डिलीवर होंगे। एक कैंडिडेट को पेरिस, फ्रांस जैसे डेस्टिनेशन क्यों चूज करनी चाहिए? इंडियन बैचलर्स इज इक्वल टू फ्रेंच बैचलर्स एंड फ्रेंच बैचलर्स इज इक्वल टू इंडियन बैचलर्स। हाउ दिस MBA in big data and AI is different from the traditional MBA? आजकल हर इंडस्ट्री में हर एरिया में बिग डाटा और एआई का इस्तेमाल हो रहा है। कैंडिडेट की फीस क्या रहती है कोर्स की? आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर हरदीप सिंह जी। वेलकम टू द एपिसोड हरदीप सर। थैंक यू। हरदीप सर डायरेक्टर हैं इंडिया डेवलपमेंट फॉर इंग्लिश प्रोग्राम्स, और ये जिस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम है MBA ESG। और ये कॉलेज की जो लोकेशन है वो बहुत ही यूनिक है, जिसके बारे में हम आज बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से इनटेक रहते हैं, कितना फीस है, कितना प्रोसेस टाइम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड द बेस्ट पार्ट फ्यूचर आउटकम्स क्या हैं, सब के सब डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हरदीप सर के साथ और बातें करते हैं इनके कॉलेज MBA ESG की। जी सर, बताएं अपने कॉलेज के बारे में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी सर। हमारा जो कॉलेज है दैट इज़ MBA ESG, लोकेशन पेरिस में है, and it's owned by a group called Galileo Education Group. It is one of the largest and biggest group in the Europe. कॉलेज उनसा है करीब 37 years ओल्ड कॉलेज है। शायद उससे एक आध साल ऊपर हो गया होगा, थोड़ा सा सेफ साइड लेके चल रहा हूँ। और लोकेशन जो सी है सेंटर ऑफ पेरिस है। अगर हम बात करते हैं पिन्स के हिसाब से पेरिस में चलता है कि कौन सा लोकेशन कैसे, इट्स सेंटर ऑफ द पेरिस। पिन कोड पड़ता है 75011। और हमारा कॉलेज उनसा है शुरू से फ्रेंच लैंग्वेज में प्रोग्राम्स डिलीवर कर रहा था। फ्रांस में जो कॉलेजेस हैं दे हैव द अवार्डिंग अथॉरिटी, तो जो भी क्वालिफिकेशन है अवार्ड है कॉलेज का अपना होता है। कॉलेज इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो जिसकी वजह से जो वैलिडेटेड डिग्रीज है, जो क्वालिफिकेशन जो मिलती है वैलिडेटेड है। उसके बाद उनसा है लैंग्वेज जो सी है, पहले डिलीवरी ऑफ लैंग्वेज था फ्रेंच, अभी हमने जो सा है इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर करना शुरू किया है। यही सबसे बेस्ट पार्ट है, बिकॉज जब भी कैंडिडेट यूरोप का नाम सुनता है, पेरिस, फ्रांस, इन सब का नाम सुनता है, उसके माइंड में एक ही प्रॉब्लम आता है कि मैम यहाँ तो लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ नहीं जाना चाहते हम। तो आपने जैसे कहा कि यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं, तो जिस कोर्स के बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा? मैं डायरेक्टर हूँ उन प्रोग्राम्स के लिए जो इंग्लिश में डिलीवर होंगे। जी। फरवरी के लिए अभी हम ओपन है MBA इन बिग डाटा एंड AI मैनेजमेंट, क्योंकि फ्रांस इज़ नोन फॉर IT, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि पेरिस एक हब है यूरोप का। करेक्ट। और वहाँ पे जो हमारा डिग्री जो क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट कैन वर्क, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, वो हम डिफाइन करेंगे आगे। जी जो जी भी जी। है तो स्कोप है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का स्कोप है, वो भी आगे डिफाइन करेंगे सारे कैसे करना है, कैसे जी जी जी। होता है। लैंग्वेज तो फ्रेंच चलती है वहाँ पे, लेकिन इंग्लिश की एक्सेप्टेंस बहुत शुरू हो चुकी है। पहले तो एक होता था स्टूडेंट्स या कोई भी विजिटर जब जाता था तो उनको कंप्लेन आती थी कि कोई इंग्लिश आती भी है तो नहीं बोलता। तो अभी ये चीज़ों के जो माइंडसेट है वो फ़र्क पड़ गया है। अभी वहाँ पे सब इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज वहाँ पे हैं, हेड ऑफिसेज हैं, तो इंग्लिश की एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है। तो इसलिए पहले के मुकाबले में इस टाइम पे लोगों की एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स इंग्लिश है, प्रोग्राम्स इंग्लिश में हैं, लेक्चर्स इंग्लिश में चलते हैं, साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ाते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ इंडिया की मार्केट की बात करूं, तो नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स को कनाडा, UK, USA इस तरह की चीज़ें समझ आती हैं। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हो एक कैंडिडेट को पेरिस, फ्रांस जैसे डेस्टिनेशन क्यों चूज करनी चाहिए? अगर हम इसको कंपेयर करें, लेट्स से कनाडा, यस, एक स्टूडेंट जो कनाडा जाता है उसको कितनी स्ट्रगल लगती है वहाँ, चाहे लैंग्वेज एबिलिटी वहाँ पे चलती है, इंग्लिश आती है, लेकिन उसको सर्वाइवल के लिए वहाँ पे क्या मिलेगा, जो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी उसकी एक्सेप्टेंस है। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने दोनों कंट्रीज की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी इक्वलेंस को एक्सेप्टेंस दी है। इंडियन बैचलर्स इज इक्वल टू फ्रेंच बैचलर्स एंड फ्रेंच बैचलर्स इज इक्वल टू इंडियन बैचलर्स। करेक्ट।
और उसका मतलब ये है कि जो वहाँ से करके कोई इंडिया आता भी है तो वहाँ उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया में एक्सेप्टेड है, रेड है। तो जो कि मतलब वहाँ वो पे नहीं होती है। कनाडा वगैरह में, कई कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एक्सेप्टेड है, बाकी कहाँ है बाकी accepted? नहीं है। हाँ। पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वहाँ पे, क्योंकि जो भी जाता है क्वालिफिकेशन तो कहीं पे भी ले सकते हैं। जी जी, क्वालिफिकेशन तो इंडिया में भी कम नहीं है, बिल्कुल सही बात। बट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है, हाँ। जो आप दो आपको कल्चर में रहने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर को समझने का मौका मिलता है, जो वहाँ पे आपको जो वहाँ की जो बेस्ट चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मज़ा यस आता यस। है। उसके अलावा जब अगर कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में अगर आप रहते हो तो आप मैक्सिमम कहाँ जा सकते हो घूमने के लिए? एक्सपोजर किसको बोलते हैं? हाँ, एक्सपोजर है जहाँ जब पर तक आप आपको घूमोगे नहीं, करेक्ट। जब तक आप दूसरी कल्चर्स को नहीं देखोगे, यस। तो एक्सपोजर थोड़ी है वो। अगर हम फ्रांस में हो, फ्रांस इज बेसिकली कनेक्टेड विद ऑल द शेनिंगन एरिया, एरियाज, बेसिकली हाँ। बाय ट्रेन। आप इधर यू गो बाय इटली, है ना। 2 से 3 घंटे में आप दूसरी कंट्री में पहुंच कंट्री में जाते हो, पहुंच और जाते हो। ऐसी कंट्री में पहुंचते हो जहाँ पे टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट हाँ, सिनेरियो है, हाँ। तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत बार स्टूडेंट ये भी कहता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास लगाता हूँ, तो सैटरडे संडे में किसी और कंट्री में ट्रेवल करने जाता हूँ, घूमने जनरली जो जाता हाँ हूँ। जनरली क्लासेस जो लगती हैं उसमें 4 डे वीक होता है, 3 डेज वाह। सैटरडे संडे के अलावा एक दिन और मिल जाता है जो नॉर्मली फ्राइडे और मंडे होता है। जी। मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जैसे एक दिन एक्स्ट्रा मिला हाँ। तो आप रात को बस पकड़ो और निकल जाओ। 2 से 3 घंटे की दूरी में आप पेरिस से एक अगर किसी नई निकलते हैं, कंट्री में इटली जा जाके। सकते हैं, यूके जा हाँ। सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, कितनी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। जितना आप घूमोगे और और उतना आपको कोई ही वो हाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर जो कैंडिडेट को चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि क्वालिफिकेशन तो हर जगह पर है, बट बच्चा अब्रॉड स्टडीज को क्यों रेकमेंड करता है, या पेरेंट्स इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमारे बिल्कुल बच्चे को मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिल जाए, हमारे बच्चे को एक्सपोजर मिल जाए। करेक्ट ना? ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपका कॉलेज अच्छे से कैंडिडेट को दे पा रहा है, इस बिल्कुल। कॉलेज की पर्टिकुलर लोकेशन। और फ्रांस के अंदर बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं। तो जब आप उनके साथ में बैठते हो, उठते हो, उनके साथ में जब आप टाइम स्पेंड करते हो, उनके मेंटालिटी के बारे में समझते हो, उनकी लैंग्वेज को समझते हो, उनके कल्चर को समझते हो, तो वही तो एक्सपोजर होता है। जी जी जी। एक्सपोजर, अदरवाइज तो क्वालिफिकेशन तो आप कहीं पे भी कर लो। मैं अभी आपके कॉलेज के बारे में देख रही थी, तो आपने बहुत ही अच्छा, वैसे तो आपके कॉलेज का नाम भी यही है, MBA ESG, हाँ जी, और आपका जो कोर्स है वो भी आप MBA करवा रहे हाँ हैं, जी। MBA इन बिग डेटा बिग डाटा एंड AI AI। मैनेजमेंट। हाउ दिस MBA इन बिग डेटा एंड AI इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल MBA? देखिए, इसके अंदर हमने जो फोकस किया हुआ है वो किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना कैरियर बनाना है इन मैनेजिंग द कंपनीज वेयर द AI इज यूज्ड, वेयर द बिग Okay. डाटा इज यूज्ड। आजकल हर इंडस्ट्री में, हर हाँ। एरिया में बिग डाटा और AI का इस्तेमाल हो रहा है, करेक्ट। और उसको मैनेज करने के लिए उनको लोग लोग चाहिए। चाहिए, वो आप सिखा रहे हाँ, हैं। और इसमें कोई हार्डकोर ये कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है ये। इट कैन बी यूज, ये इसमें स्टूडेंट्स उनसे हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से भी आते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी में आपको ग्रेजुएट की कोई कॉमर्स से है वो भी चल जाएगा? चलेगा, क्योंकि वाओ। उनके पास मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। ये मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो जिसमें AI में जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिग डाटा को मैनेज कर रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, जो लेट्स से कि जो पाइथन पे काम कर रहे हैं, अब उनसे काम भी तो कराना है। हाँ। तो उनको काम कराने के लिए उस डिपार्टमेंट को मैनेज करने में ये हेल्प करता है। इसमें जो कोडिंग वगैरह जो सिखाई जाती है बहुत बेसिक लेवल सिखाया जाता है, जिससे कि जो मैनेजर है उसको अगर बेसिक चीज़ नहीं आती होगी तो काम नहीं करा सकता। करेक्ट। तो जितना उसको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है उतनी दी जाती है। ये वो हार्डकोर IT प्रोग्राम नहीं है, नहीं है। ये मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और मैनेजमेंट प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैनेजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ह्यूज है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है सर? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है? हमें इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। वैसे हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि IELTS लिखा हो, हैं? जिससे कि हम उनकी एबिलिटी को जो सा है ऑन डॉक्यूमेंटेड वे में हम उसको समझ सकें। जी। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन है दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। ओके। हम तो पे- इंटरव्यू कौन लेगा सर? कॉलेज लेगा या एम्बेसी लेगी? हम ना एम्बेसी तो इंटरव्यू लेती नहीं है, VFS उसमें कैंपस फ्रांस लेता है, ओके। जो विच इज़
द एजुकेशन प्रमोशनल बॉडी, उनका काम ही एजुकेशन को प्रमोट करना ठीक है। है, तो एक बार तो कैंडिडेट को कैंपस फ्रांस में देना है और इंटरव्यू, एक कॉलेज है, एक कॉलेज को देना है। बिल्कुल। करेक्ट, तो हमारे कैंडिडेट को 2 इंटरव्यूज फेस करने हैं। 2 इंटरव्यू फेस करने और हैं। आइल्स के लिए आप कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट ने आइल्स कर रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अदरवाइज उनसा है, हमें उसका जो एडमिशन है वो हाँ। इंटरव्यू बेस्ड है। Okay. हमारा जो इंटरव्यू है करंटली, हमारे जो एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाना है। तो वो उसको जज कर लेते हैं इंटरव्यू में कि उसकी इंग्लिश एबिलिटी क्या है। ओके, अगर उसकी इंग्लिश एबिलिटी है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए, इट्स ओके। ठीक है। तो It's कुछ okay. ऐसा भी है सर कि अगर उसके सीबीएसई बोर्ड में अच्छा स्कोर है नहीं, वो तो है ही इंग्लिश है। में, तो भी वो चल देखिए, वो जाएगा? वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है कि हमने ये देखना है कि क्या हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, क्या वो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ सकता है। हमारे लिए इट्स ओके। जो वीज़ा के लिए उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि देखना कि कैसे उनकी एबिलिटी है, Obviously, कि कैसा इंटेंशंस candidate देखनी आ रहा पड़ती है। हैं। इंग्लिश एबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट नहीं है वो। करेक्ट। तो वो चीज़ जज करने के लिए उनकी इंग्लिश एबिलिटी होती है। बट हमारे इंग्लिश एबिलिटी की ज़रूरत जो है वो इस तरीके से है कि स्टूडेंट पढ़ सकेगा, क्या उसको प्रोजेक्ट्स कर सकेगा, क्या हम जो बोल रहे हैं उसको समझ सकेगा, या उसकी बात अपनी अपनी बात को समझा सकेगा। तो इसलिए हमारे को इंग्लिश उसकी चेक करनी होती है। हमारे लिए अदरवाइज टेस्ट तो इतना कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं। अब सर जैसे ये मास्टर्स का प्रोग्राम है, तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं यहाँ पे, वो ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 1-2 साल उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है या गैप भी है, तो किस तरह का कैंडिडेट आपके यहाँ पे मास्टर्स के लिए एलिजिबल है? देखिए, हमारा ये जो प्रोग्राम है फ्रांस के अंदर, आपको समझना पड़ेगा कि मास्टर्स प्रोग्राम कैसे चलता है। जी। जैसे इंडिया में मास्टर्स 2 साल का है, ऐसे ही फ्रांस में भी 2 साल का होता है। ओके। बट उसमें हम एक एक साल करके क्वालिफिकेशन के अवार्ड कर सकते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो M1 लेवल के होते हैं, जो फर्स्ट ईयर ऑफ इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो M2 लेवल के हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हम M2 लेवल का प्रोग्राम फरवरी में चला रहे हैं, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट जो है आइदर वो तो मास्टर्स उसने करी हो, या अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहा है और उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है मास्टर्स का, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से किया हो, करेक्ट। हम उसको M2 लेवल के प्रोग्राम पे ले सकते हैं। करेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बीटेक करा हुआ है, 4 साल की बैचलर्स करी हुई है और कुछ वर्क एक्सपीरियंस है उसका, जहाँ पे हमें उसका मोटिवेशन नज़र आता है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम इवेल्यूएट कर सकते हैं, तो हम उसको भी इवेल्यूएट करके उसको सेकेंड ईयर ऑफ M2 प्रोग्राम पे ले सकते हैं। करेक्ट। तो वो कोई भी कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपको प्रूव करेगा तो आप लोग ले सकते हैं उसको। हाँ, वो उसका हम वेरीफाई करते हैं, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को चेक करते हैं कि उसको हमें लगता है कि हम उसको क्रेडिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको एग्जेम्पशन दे सकते हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। करेक्ट। अब सर जब कैंडिडेट जा रहा है मास्टर्स के प्रोग्राम में, आपने बताया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कैसे करा उसने, या फिर आपने कैंपस फ्रांस में उनका इंटरव्यू करवाया, कैंडिडेट की फीस क्या रहती है कोर्स की? देखिए, कोर्स की फीस है 12,500 यूरोस, क्योंकि 1 साल का ही प्रोग्राम है तो टोटल इतनी ही बनती है। ठीक है, तो 12,500। 12,500 यूरोस। स्कॉलरशिप्स भी देता है आपका कॉलेज? हाँ, डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एप्लीकेशन ऑन टाइम आई है, उसकी सब चीज़ें करती हैं, तो हम उसको 1,000 यूरोस तक का उसको ऑफर कर सकते हैं, डिस्काउंट कह लीजिए, स्कॉलरशिप कह लीजिए। करेक्ट। तो इस तरह के ऑप्शंस भी मिलते रहते हैं। मिलते हैं। अभी जो लेटेस्ट इनटेक है आप बता रहे हैं कि वो है फरवरी 2026, फरवरी लास्ट में शुरू। करेक्ट। सर कैंडिडेट को इसके अलावा जो उसने फीस पे करा है, वहाँ पे रहने का लिविंग कॉस्ट कितना आ जाता है? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर वो सिंगल रूम में रहता है और अपना लेविशली रहता है, तो उसकी तो कोई लिमिट है नहीं। करेक्ट। अगर हम कैलकुलेट करते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब हाँ, नॉर्मली जो है 600 से 700 यूरो, जिसमें एकोमोडेशन भी आ जाता है, जिसमें ट्रैवलिंग भी हो जाती है, खाना पीना भी हो जाता है, तो रफली 700 यूरोज़ के आसपास का आ जाता है खर्चा। एडवांटेज क्या है कि एक सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से एकोमोडेशन के ऊपर। ओके। तो हर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल बनता है उस सब्सिडी के लिए, तो अप्लाई करना पड़ता है उसको। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ अप्लाई करता है तो उसको 100 से लेके 150 यूरोज़ तक के लिए पर मंथ की उसको सब्सिडी मिल जाती है। वाओ। तो जिसकी उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो रिड्यूस हो जाती है, विच इज़ एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। कहीं भी आप चले जाओ, इतने इससे कम तो कहीं पे भी नहीं है। जो एक मिथ है ना कि फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर खासकर लिविंग बहुत महंगी है, तो वो महंगी तो अब करने को तो जितना मर्जी खर्च लो, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली रहते हैं तो आप सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन कर सकते हैं आप। 600 यूरो के आसपास का खर्चा अगर आपका आता है, 550 में भी रहने वाले भी हैं, 500 में रहने वाले भी हैं, लेकिन एक जनरली 700 यूरो का है, लेकिन सब्सिडी मिल जाती है तो फिर और सस्ता हो जाता है। कई तो 300-300 में भी रह जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड।
हाँ, बट एक ऑन एन एवरेज अगर हम बता के चलें, मतलब पेरेंट्स पहले से माइंड थोड़ा प्रिपेयर करके रहना चाहते हैं, तो 500-600 के बीच में हम कह सकते हैं हाँ, इतना तो अप्रोक्सीमेट। किसी भी कंट्री में किसी से भी कंपेयर कर लो ऑब्वियसली। तो ये मिथ मिथ गलत है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। ओके सर, कैंडिडेट को जितना ये आपने लिविंग एक्सपेंस बताया, इसको बियर करने के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं इजीली, देखिए या पार्ट बहुत मुश्किल है वहाँ पर जॉब ढूंढना? देखिए जॉब ढूंढना किसी भी कंट्री में एक चैलेंज होता है, है। जितना बाकी कंट्रीज़ में उतना यहाँ पे है। है। एडवांटेज कहाँ मिलता है कि अगर आप जाने से पहले कुछ लैंग्वेज की एबिलिटी बना लेते हैं, कुछ वहाँ जाके सीख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन अगर आप फ्रेंच में करना सीख लेते हो तो आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाती है कि आपको पार्ट टाइम ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए तो वो बहुत हेल्प करता है। और इंटर्नशिप्स जब होती हैं, टाइम होता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज के बिना इंटर्नशिप देना चैलेंज होता है। और अगर आप एक कम्युनिकेशन के लायक अगर फ्रेंच आप बोल लेते हो तो उससे आपकी जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाती है, करेक्ट। बहुत ईजी हो जाता है। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। अगर हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर हम वहाँ के लोगों के साथ कल्चरली एडजस्ट होना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वहाँ पे उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस, है ना? बिल्कुल एक होता है वर्ड्स को समझना और एक होता है उनके इंटेंशंस को समझना, उनके थॉट प्रोसेस को समझना। बिल्कुल। तो फ्रेंच लैंग्वेज का तो मैं भी सजेस्ट करती हूँ कैंडिडेट्स को कि आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप किसी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो वैसे भी अब फ्रेंच अगर देखा जाए तो एक डिफरेंट लैंग्वेज लगती है इंडियंस को, लेकिन हम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने फ्रेंच वर्ड्स बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम उसको बोलते हैं, हमें पता ही नहीं कि फ्रेंच इतनी वो ईजी है। फ्रेंच है, हाँ। हमें वैसे ही उसका हुआ बना रखा है इसको, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। और उसको जब आप रहना है, जहाँ पे रहना है अपने, वहाँ पे आपको रोज़मर्रा की लाइफ में अगर फ्रेंच सुनने को मिलेगी, रोज़मर्रा की लाइफ में आपको फ्रेंच बोलने को होगा, तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाती अपने है। आप हो जाएगी। और अगर आपको फ्रेंच आती होगी, कम से कम एक कम्युनिकेशन लाइक, ज़रूरी नहीं है कि आपको C1 लेवल की या B2 लेवल की फ्रेंच चाहिए, करेक्ट। लेकिन एक कम्युनिकेशन के लायक, बेसिक हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो A2 जाए लेवल, आप लोग। B1 लेवल आपको इतना आपको बेनिफिट देगी कि आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स या पोस्ट स्टडी वर्क के टाइम पे भी, इंटर्नशिप के टाइम पे भी आपको बहुत हेल्प करेगी। करेक्ट। इस कोर्स को करने के बाद सर, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट कोई भी कोर्स चूज करता है, कोई भी डेस्टिनेशन चूज करता है, तो उसको ये रहता है कि ROI क्या रहेगा, है ना? तो इसका आउटकम क्या है, बाद में कैंडिडेट क्या करेगा? उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, M2 लेवल जो आप बता रहे हैं, अब व्हाट इज नेक्स्ट? जैसे बाकी कई कंट्रीज में भी होता है, यहाँ पे भी आफ्टर द मास्टर्स डिग्री, द कंप्लीशन ऑफ द मास्टर्स डिग्री, स्टूडेंट कैन वर्क फॉर वन ईयर। इट्स अ पोस्ट स्टडी वर्क पोस्ट वीज़ा। स्टडी वर्क वीजा 1 ईयर का हाँ, मिलेगा। बेसिकली जिसको जॉब सर्च वीज़ा भी कह लेते जी। हैं, जिसमें उसको स्टूडेंट को जॉब देखनी है। जॉब अगर ले लेता है वो 1 साल का तो मिलता ही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबको मिलता है। ठीक है। लेकिन इंडिया और फ्रांस के बीच में एक स्पेशल एग्रीमेंट है जिसके बिहाफ पे स्टूडेंट 1 साल का लिए एक्स्ट्रा ले सकता है। ओके, तो मतलब 2 इयर्स हो गए। 2 ईयर्स हो गए। करेक्ट। और उस ड्यूरेशन के अंदर जौन सा है वो अपनी जॉब देखता है, उसको जब जॉब होती है उसकी तो उसको ब्लू कार्ड मिलता है। ओके। अगर उसका ब्लू कार्ड हो जाता है तो वो ना केवल फ्रांस में बल्कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, हाँ। आई थिंक 32 कंट्रीज़ हैं, तो सबके अंदर वो जॉब कर सकता है। ओके। तो अगर उसके पास लेट्स से कि फ्यूचर में अगर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कोई जॉब करना चाहता है तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर उसके पास एक बार हो गया और आगे तो कुछ टाइम और लगाना चाहता है वो, तो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके वो जॉब कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लू कार्ड। तो मतलब उसने 1 ईयर स्टडी करी, उसके पास वो टाइम है वहाँ पर, 2 साल का उसके बाद उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल गया, जिसमें भी वो वहाँ पे काम कर सकता है, और उसके बाद अगर वो EU कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है तो वहाँ पर रह सकता है फिर। 2 साल अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी हैं, अगर उसके पास फ्रेंच की फ्लुएंसी है, एक सर्टिफिकेट उसने किया हुआ है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो ही बिकम्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, करेक्ट। यहाँ PR की बात नहीं कर रहा हूँ। वाओ, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती हाँ, है। उसके बन जाता है, एलिजिबल बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा पाथवे है ये। बहुत अच्छा, इतनी जल्दी आपको कहाँ कुछ मिलता है, क्योंकि फ्रांस का सिटीजन होना इज़ अ प्राउड थिंग। यस। क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए आपका एक ओपन हो जाता है और कहीं पे भी आप अपना जाके कहीं पे भी काम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं करी है वो है कि अगर स्टूडेंट अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर वो अपना बिजनेस भी करना चाहता है तो वो भी अलाउड है। अच्छा। और जब बिजनेस अपना वहाँ पे सेटअप तो उसके लिए करके, इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई मास्टर क्राइटेरिया, स्टूडेंट जैसे के लिए बहुत वैसा सारी और कंट्रीज में आज के लिए, रिक्वायरमेंट है ना, हाँ नहीं, कि ऐसा 1 कुछ मिलियन नहीं है। डॉलर्स की तो ना ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया बेसिक। नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को वहाँ पे अप्रूवल लेंगे, रजिस्टर करेंगे, और उसके अप्रूवल मिलने के बाद में आपको ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इवन कि अगर कंपनी में अगर वो अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें करते हैं तो अपना
जो उनके पेरेंट्स को या किसी को भी साथ में अगर वो पार्टनर बना सकते हैं 30% तक, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है उनका, तो उनको भी दे सकते हाँ, हैं तो उनको भी sponsor। ब्लू कार्ड मिलने के एलिजिबल हो जाते हैं, टू गेट टू बेनिफिट तो है ही है। वैसे भी फ्रांस का जो इकॉनमी है वो बूस्टिंग इकॉनमी है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैंडिडेट को मिली जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज का भी हब है वहाँ पर, तो जॉब्स तो हैं कैंडिडेट के पास। जॉब्स का इशू नहीं है वहाँ पे, जॉब्स का इशू सिर्फ उसी को आएगा जिसने लैंग्वेज सीखने में दिक्कत करी। अगर अब इंडियन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि वो वहाँ जाके भी इंडियंस के साथ में रहना पसंद करते हैं। अगर वो वहाँ पे लोकल्स के साथ रहते हैं, इंटरनेशनल लोगों के जो स्टूडेंट्स आते हैं बाकी कंट्रीज से, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अगर वो रहते हैं, लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। करेक्ट। जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनीज जितनी मर्जी वहाँ पे इंग्लिश को एक्सेप्टेंस दे दें, मैनेजमेंट फिर भी कंफर्टेबल वहीं होती है जहाँ पे उसको फ्रेंच नेशनल मिल, करेक्ट, कोई फ्रेंच बिल्कुल सही स्पीकिंग बात है। स्पोकन जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है उसी के साथ में कंफर्टेबल होते हैं वो, तो प्रेफरेंस देते हैं डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिक्कत है, इजी तो कुछ भी नहीं होता। करेक्ट, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस सक्सेस को लेने के लिए कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है। बिल्कुल, करेक्ट ना? बिल्कुल। अगर हमने यहाँ से जाकर भी अपना वहाँ पे कंफर्ट जोन ही ढूंढना है कि मेरी कम्युनिटी के लोग मिल जाएं, मैं अपने से बात कर लूँ, तो फिर कैंडिडेट के लिए सक्सेस उतना ही मुश्किल है। अदरवाइज बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके पास भी होंगी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके कॉलेज ने भी दी होंगी। हाँ जी, काफ़ी वहाँ पे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे अपने ग्रो किया है, क्योंकि जैसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ, मोस्टली कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जाके स्टूडेंट को या तो लोअर लेवल काम करना को मिलता Indeed, है, सभी या ऐसी हैं हाँ, और मीडियोकर जॉब्स मिलती या हैं, मिड लेवल तक पहुंच मिड जाते लेवल हैं। तक पहुँच जाते हैं। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप टॉप लेवल पे जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे इट्स अ हब, पूरे यूरोप का वो हब है, काफ़ी कंपनीज हैं जिनके हेड ऑफिसेज वहाँ पे हैं, और यहाँ कोई एक या दो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जिनके ऑफिसेज वहाँ पे हैं। फैशन के लिए तो माना ही जाता है, एविएशन के लिए है, लग्जरी के लिए, आईटी के लिए है, ब्यूटी वेलनेस, बिल्कुल बिल्कुल, जितने टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं करेक्ट, सब वहाँ के हैं। उसके अलावा एविएशन में भी है, ऑटोमोबाइल में है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डिज्नीलैंड फ्रांस जाना तो है सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पेरिस का। जी जी, तो वहाँ पे जब इतना सब कुछ है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो भी आनी उतनी ही होंगी, उतनी है ना? ही होंगी। सिर्फ आपने जो स्ट्रगल करना है, जो मैं नॉर्मली मेरे को स्ट्रगल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपने एफर्ट्स करने हैं वो आपने सिर्फ लैंग्वेज को सीखने पे करने हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी कंट्रीज में आपको स्ट्रगल करने के लिए बहुत कुछ होता है, एफर्ट्स बहुत जगह पे होते हैं। आप लैंग्वेज की कंफर्टेबिलिटी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या? जी जी, अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन इंडिया में भी कम नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जाते हो तो एक्सपोजर के लिए जाते हो, एक्सपीरियंस के लिए जाते हो, तो आपको लेना चाहिए। वहाँ जाके अगर एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको कल्चर भी सीखना पड़ेगा, आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, उसके बाद में आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो जो ओपन होंगी वो पूरे वर्ल्ड वाइड होंगी। करेक्ट। तो सर जैसे अभी आपने आज हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया, आपने हमें फीस भी बताई, आपने हमें ये भी बताया कि क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद। एंड में एक शॉर्ट में 2 ही क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। एक, व्हाई वन शुड चूज योर कॉलेज? ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन हम हैं मैं तो सबको यही कहता, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल से आंसर है ये। ऑप्शंस बहुत होती हैं, लेकिन हाँ, आप किसी छोटे से कॉलेज में या किसी एक अननोन से कॉलेज में नहीं जा रहे हो। इट्स अ कॉलेज विच बिलोंग्स टू अ बिग ग्रुप, जो आपको राइट एजुकेशन देता है, राइट इन्फॉर्मेशन देता है, और उसके बाद में राइट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करता है। भी कर रहा है। तो आपकी जो हम यहाँ पे जो स्टूडेंट को जो क्वालिफिकेशन देते हैं, ये क्वालिफिकेशन नहीं खाली होती है, नॉलेज देते हैं। जो क्वालिफिकेशन तो सिर्फ बैचलर्स तक होती है। मैं नॉर्मली यही कहता हूँ कि बैचलर्स आप करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, मास्टर्स आप करते हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि यही नॉलेज आपका कैरियर बनाएगी। तो वी डिलीवर नॉलेज। वेरी नाइस। एंड द लास्ट वन जो मैंने कहा था, दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी, व्हाई वन शुड चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स? यही कोर्स क्यों? MBA बिग डेटा एंड AI आज की डेट में बिग डाटा और AI हर इंडस्ट्री में यूज हो की रही है, रिक्वायरमेंट हो गई है। Correct. हर जगह यूज हो रही है। आपके सब्सक्राइबर बेस देखिए, उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए आपको AI की ज़रूरत है। तो ये तो हर जगह पे है, हर जगह पे आपको कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको जो सा है बिग डाटा और AI पे काम करना आना चाहिए। और हम प्रिपेयर करते हैं उससे भी एक स्टेप एडवांस पे कि आपने कैसे उनको इस मैनेज करना है। और स्कोप वाइज अगर हम देखेंगे, अगले आने वाले 5 सालों में ये ग्रो ही होगा, कम नहीं होगा। मैं बड़ा सेफ होके चल रहा हूँ जो 5 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा विजन है सर।
So thank you, Hardeep ji. Thank you for giving such a beautiful insights about your course, college, and the most important thing. बहुत बार ऐसी डेस्टिनेशंस बच्चों से, उनके पेरेंट्स से अनटच रह जाती हैं, वो लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते. सो बिग थैंक्स टू यू कि आपने आज हमारी ऑडियंस को बताया कि पेरिस, फ्रांस जैसे भी डेस्टिनेशंस हैं जो कैंडिडेट अपना करियर वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छी तरह से सेटल कर सकता है. Thank you.